लिबरल जैसे नाम से क्लियर होता है, तो मेरे ख्याल लिबर्टी है कि क्या पढ़ सकते हैं, जैसे आप बता रहे थे। तो जैसे हम पढ़ते हैं, किसी स्टूडेंट का मन होता है कि उसने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, उसको साथ में मास कॉम जर्नलिज्म में भी इंटरेस्ट है, और उसको कोई और भी इंटरेस्ट है जो आर्ट्स में है। लेकिन जब हम नॉर्मल अपने लोकल कॉलेज में जाते हैं, तो अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर ली तो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, या एक आधा सब्जेक्ट दूसरी डिपार्टमेंट का पढ़ पाते हैं। तो यहाँ कोई लिमिट है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एक आधा ही ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर वाइड रेंज से कुछ भी ले सकते हो? हमारा बेसिक फोकस वही है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है चूज़ करने की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहा है बट वो मैनेजमेंट भी पढ़ रहा है, और लेटर ऑन वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में वो कुछ अच्छा कर सकता है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही बेसिकली इसकी यूएसपी है। कई बार मन अलग अलग चीज़ें पढ़ने का होता है, मन होता है पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ें, मन होता है जर्नलिज्म भी साथ में पढ़ लें, मैनेजमेंट स्टडीज़ भी पढ़ लें, तमाम चीज़ें पढ़ लें। पहले के टाइम पे जब ये ऑप्शंस नहीं थी, तब पहले बच्चा स्टूडेंट एक कोर्स करता था, फिर उसके बाद में अलग से टाइम लगाकर 2 साल 3 साल अलग कोर्स करता था, फिर और पढ़ता था। इसमें उसके काफ़ी ईयर्स जो लग जाते थे, और उसका जो जॉब है, करियर है, वो लेट हो जाता था कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल इस सब से फिर उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप पैरेलल तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फिर उसी मल्टी डिसिप्लिनरी को आप लेटर ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ तक लेके जा सकते हैं। जैसे मीडिया और इंग्लिश है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिल्म्स है। तो वो जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है सब्जेक्ट की, जहाँ पैरेलल एक्सप्लोरेशन हो रहा है सब्जेक्ट्स का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देती है, बट वो एट द सेम टाइम आपका टाइम भी बचाएगी। क्योंकि अब आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसके बाद ख़त्म करने के बाद मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। तो वो जो फ्रीडम है, वो लिबरल आर्ट्स के मल्टी डिसिप्लिनरी प्लस इंटरडिसिप्लिनरी, इन दोनों चीज़ों की वजह से है। तो जिससे एक बच्चा जो है उसका टाइम भी सेव हो रहा है और उसके स्किल सेट्स भी बढ़ रहे हैं। जब बात करते थे ना, आर्ट्स को ऐसे देखा जाता था कि ठीक है, अपना जो करियर गोल है उसको उसके रिलेटेड नहीं देखा जाता था। ये देखा जाता था कि स्टडी कर ली किसी ने, आर्ट्स कर ली है, कोई नॉन मेडिकल को ज़्यादा बोलते थे पेरेंट्स की, नॉन मेडिकल कर लो। बच्चे का इंटरेस्ट होता था कि मैंने यूपीएससी क्लियर करनी है, लेकिन उसको कहा जाता था नहीं, तुम बीटेक करो। तो आपके पास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते होंगे जो आगे सिर्फ टीचिंग में ना जाकर इसमें यूपीएससी में जाना चाहते हैं, या फिर पीसीएस वगैरह क्लियर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे देखिए आजकल अवेयर भी बहुत हैं। जैसे हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा अगर अवेयरनेस नहीं थी, बट बच्चा आजकल अवेयर है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस है या जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर्स है जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो बच्चे को पूरा पता है कि मैंने जो है अभी बीए में पॉलिटिकल साइंस लेनी है और मैंने यूपीएससी क्लियर करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान बनाई है, उसी के एक डिपार्टमेंट की हम आज बात करेंगे, और उस डिपार्टमेंट में क्या क्या खास है जो बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है, डिफरेंट है, और जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। वो आपको सारा चीज़, एक एक चीज़ हम बारीकी से बताएंगे। और हम जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी। तो डॉक्टर अरुणा भट्ट जी हमारे साथ हैं, जो इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं, और इनसे बात करेंगे और उस पूरे कोर्स करिकुलम के बारे में बारीकी से हम आज बातचीत करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जो आपको क्लियर ना हो। अरुणा मैम, दैनिक सवेरा में पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुणा मैम, आर्ट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में यही आता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। लेकिन ये आज मैंने एक नई चीज़ सुनी, हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ा भी था इसके बारे में, लेकिन इतना मुझे पता नहीं है, और शायद जो हमारे दर्शक हैं उनको भी इतना क्लियर नहीं होगा। तो ये लिबरल आर्ट्स क्या है? तो और नॉर्मल जैसे हम आर्ट्स पढ़ते थे अपने लोकल कॉलेजेस में, उससे कैसे डिफरेंट है? देखिए, लिबरल आर्ट्स जो है वो एक ऐसा डोमेन है जो आपको वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स जो है वो ऑफर करता है। इसकी जो नेचर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे मैं अगर आपको कोर्सेज की डिटेल्स बताऊं, तो आपने अभी बताया कि आपने पॉलिटिकल साइंस या एक दो और सब्जेक्ट्स के बारे में सुना है, बट जब आप लिबरल आर्ट्स की बात करते हैं तो लिबरल आर्ट्स में हम फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी,
पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिल्म स्टडीज़, फ़िलॉसफी, या बच्चे अभी ऑप्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है बातचीत हो रही है, या फॉर दैट मैटर मैनेजमेंट, मीडिया स्टडीज़। सो ये वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स जो है हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं, और इसका बेसिक मकसद ये है कि आपकी एक होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट हो, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर आप लिबरल आर्ट्स को देखें तो इट वाज मेंट इसी चीज़ के लिए कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और ये एक फ्लेक्सिबल जो है बच्चे के पास ऑप्शंस हो जाए। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर मेरे पास इंग्लिश का स्टूडेंट है और वो इंग्लिश के साथ फॉर एग्जांपल मीडिया स्टडीज़ ऑफर करता है, तो उसके पास करियर ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। तो वो इंग्लिश में हायर स्टडीज़ भी कर सकता है, वो मीडिया में जाके जो है रिसर्च एनालिसिस भी कर सकता है, वो मीडिया स्टडीज़ जो है उसको अपना लेटर ऑन जो है कोर सब्जेक्ट बना सकता है। तो वो एक जो डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। लिबरल जैसे नाम से क्लियर होता है, तो मेरे ख्याल लिबर्टी है कि क्या पढ़ सकते हैं। जैसे आप बता रहे थे, तो जैसे हम पढ़ते हैं, किसी स्टूडेंट का मन होता है कि उसने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, उसको साथ में मास कॉम जर्नलिज्म में भी इंटरेस्ट है, और उसको कोई और भी इंटरेस्ट है जो आर्ट्स में है। लेकिन जब हम नॉर्मल अपने लोकल कॉलेज में जाते हैं, तो अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर ली तो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, या एक आधा सब्जेक्ट दूसरी डिपार्टमेंट का पढ़ पाते हैं। तो यहाँ कोई लिमिट है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एक आधा ही ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर वाइड रेंज से कुछ भी ले सकते हो? वही जो है हमारा बेसिक फोकस वही है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है चूज करने की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहा है बट वो मैनेजमेंट भी पढ़ रहा है, और लेटर ऑन वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में वो कुछ अच्छा कर सकता है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही बेसिकली इसकी यूएसपी है। मेरे ख्याल में जब कई बार मन अलग अलग चीज़ें पढ़ने का होता है, मन होता है पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ें, मन होता है जर्नलिज्म भी साथ में पढ़ लें, मैनेजमेंट स्टडीज़ भी पढ़ लें, तमाम चीज़ें पढ़ लें। तो कई बार क्या होता था, हम देखते थे पहले के टाइम पे जब ये ऑप्शंस नहीं थी, तब पहले बच्चा स्टूडेंट एक कोर्स करता था, फिर उसके बाद में अलग से टाइम लगाकर 2 साल 3 साल अलग कोर्स करता था, फिर और पढ़ता था। इसमें उसके काफ़ी ईयर्स जो लग जाते थे, और उसका जो जॉब है, करियर है, वो लेट हो जाता था कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल इस सब से फिर उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप पैरेलल तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फिर उसी मल्टी डिसिप्लिनरी को आप लेटर ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ तक लेके जा सकते हैं। जैसे मीडिया और इंग्लिश है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिल्म्स है। तो वो जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है सब्जेक्ट की, जहाँ पैरेलल एक्सप्लोरेशन हो रहा है सब्जेक्ट्स का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देती है, बट वो एट द सेम टाइम आपका टाइम भी बचाएगी। क्योंकि अब आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसके बाद ख़त्म करने के बाद मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। तो वो जो फ्रीडम है वो लिबरल आर्ट्स के मल्टी डिसिप्लिनरी प्लस इंटरडिसिप्लिनरी, इन दोनों चीज़ों की वजह से है। तो जिससे एक बच्चा जो है उसका टाइम भी सेव हो रहा है और उसके स्किल सेट्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज देखिए आप, हम जनरली डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि हायरिंग भी वैसे ही होती है कि आपने पॉलिटिकल साइंस में किया कुछ और उसके बाद आपकी कहीं हायरिंग हो गई। बट यहाँ पे जो स्किल सेट्स है वो ट्रांसफरेबल स्किल सेट्स हैं। हम सिर्फ जो है डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या डिसिप्लिनरी नॉलेज नहीं दे रहे, हमारा सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस है। हमारा, अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो हम जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ जॉब रेडी नहीं है, नो, दे आर लाइफ रेडी, दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो वो एक जो यूनिक पॉइंट है ऑफ लिबरल आर्ट्स, वो आई थिंक उसको हमें आगे लाने की ज़रूरत है। अरुणा मैम, जो मैं आपसे आज क्वेश्चन करूंगा ना, मैं अपने आप को ये सोच कर करूंगा कि मैं आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाला हूं, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो मेरे ख्याल मैं वो हर क्वेश्चन आपसे पूछ पाऊंगा जो एक स्टूडेंट के मन में आएंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट आपके पास यहाँ एडमिशन लेने आ गया, मेरे ख्याल अब तो एडमिशन्स भी चल रही हैं इस समय, एडमिशन लेने आपके पास आ गया, तो उसके कई इंटरेस्ट होंगे। वो आपको बताएगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट है, मुझे मैनेजमेंट भी पढ़नी है, मुझे साइकोलॉजी भी पढ़नी है। तो
उसको कोर्स डिज़ाइन करने में भी हेल्प की जाती है काउंसलिंग के टाइम? जी बिल्कुल, डिज़ाइन में हेल्प की जाती है और उसमें सिर्फ एडमिशन्स में जो काउंसलर है सिर्फ वो वर्क नहीं करते हैं, फैकल्टी एक्टिवली एंगेज्ड है। जैसे हमारी फैकल्टी जो है वो डिप्यूटेड भी है डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से काउंसिल कर सकती है, क्योंकि सिंस हम लोग जो है सब्जेक्ट को जानते हैं या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस उसको दे सकते हैं वो जानते हैं, तो उसका फर्स्ट हैंड कांटेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल है। जैसे बच्चा इवन अगर एडमिशन्स में आता है तो उसको पूरी फ्रीडम है कि वो डिपार्टमेंट में आके प्रॉपर रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, जैसे अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो हम उसको इकोनॉमिक्स की फैकल्टी से जो है मीटिंग करवा सकते हैं, या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ताकि वो जो है एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से वो अंडरस्टैंडिंग ले सके कि उसने किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करना है, बिसाइड्स उसका क्या करियर गोल है, ठीक है, उस हिसाब से वो मेजर क्या चूज कर सकता है, या बाकी में जो माइनर है वो क्या चूज कर सकता है, कोई ऑप्शन है वो क्या चूज कर सकता है। तो वो एक जो है वो फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि हम एक बच्चा जो एडमिशन लेने आ रहा है तो उसको बस जो है एडमिशन डिपार्टमेंट तक वो सीमित है, वो डिपार्टमेंट का आराम से आके डिपार्टमेंट विजिट कर सकता है, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से मिल सकता है, इवन हायर अप से, हेड से मिल सकता है, डायरेक्टर से मिल सकता है, सो दैट उसको एक एक्सपोजर मिले कि वो जो भी करना चाह रहा है उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस जो है हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा मैम, पहले जब बात करते थे ना, आर्ट्स को ऐसे देखा जाता था कि ठीक है अपना जो करियर गोल है उसको उसके रिलेटेड नहीं देखा जाता था, ये देखा जाता था ठीक है स्टडी कर ली किसी ने, आर्ट्स कर ली है, कोई नॉन मेडिकल को ज़्यादा बोलते थे पेरेंट्स की नॉन मेडिकल कर लो। बच्चे का इंटरेस्ट होता था कि मैंने यूपीएससी क्लियर करनी है, लेकिन उसको कहा जाता था नहीं तुम बीटेक करो। तो वो सोच हालांकि बदली है बहुत ज़्यादा। तो आपके पास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते होंगे जो आगे सिर्फ टीचिंग में ना जाकर इसमें यूपीएससी में जाना चाहते हैं या फिर पीसीएस वगैरह क्लियर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे देखिए आजकल अवेयर भी बहुत हैं। जैसे हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा अगर अवेयरनेस नहीं थी, बट बच्चा आजकल अवेयर है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है या जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर्स है जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो बच्चे को पूरा पता है कि मैंने जो है अभी बीए में पॉलिटिकल साइंस लेनी है और मैंने यूपीएससी क्लियर करना है। या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंग्लिश में बच्चा आ रहा है तो उसको पता है कि मैंने दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा तो मैं नेट का पेपर दूंगा। तो इसमें एक मेन फोकस ये रहता है हमारा कि जो भी स्टडी है, चाहे वो यूपीएससी है, स्टेट सिविल सर्विसेज है, या फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट है, ये ओवरनाइट चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको बोलूँ कि 20 दिन में जो है ये हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है। तो उसमें हमारा मेन फंडामेंटल जो फाउंडेशन है वो हमारा सिलेबस डिज़ाइन है, कि हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड है बट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो हमने उसको स्ट्रक्चर ही इस तरीके से किया है कि बच्चे को एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का बच्चा हमारे पास आ रहा है, वो उसको इंडियन पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो सिलेबस से मिल जाएगी, वो क्लासरूम टीचिंग से मिलेगी। वो पूरा मैप्ड है हमारा सिलेबस यूपीएससी से या फॉर दैट मैटर जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी बच्चे ले ही इसलिए रहे हैं बिकॉज वो आगे जो है कॉम्पिटिटिव्स दे सके। तो सिलेबस मैपिंग, सिलेबस डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है कि बच्चा अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट में 5 से 6 घंटे की क्लासेस अटेंड कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अलग से जाके फिर एक सेपरेट कुछ और करे और उससे उसकी कोचिंग हो। तो वो ट्रेनिंग जो है वो क्लासरूम में हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एमए इंग्लिश का एग्जांपल देती हूँ, वहाँ पे हम एक कोर्स पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट से मैप्ड है। और मतलब हमारे कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने अपने 4th सेमेस्टर आते आते तक, मतलब अभी वो पास आउट नहीं हुए थे बट उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। और नेट में भी अब वैरायटी है, बिकॉज आपके पास नेट फॉर रिसर्च है, फॉर पीएचडी एडमिशन, नेट फॉर टीचिंग है, तो बच्चे ये क्वालिफाई कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी में भी क्वालिफाई हुआ है, इंग्लिश में भी क्वालिफाई हुआ है। और आई थिंक बिसाइड्स इसके कुछ एडिशनल वर्कशॉप्स जो हम जनरली करियर काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम तक क्लियर नहीं भी होते हैं। जैसे वो आए, उन्होंने कुछ टाइम तक सब्जेक्ट्स पढ़े बट उनको उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि हमने ये करना है, ये कॉम्पिटिटिव बनना है या कोई और कॉम्पिटिटिव के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप या यूपीएससी बेस्ड वर्कशॉप्स जो हैं वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम हर सेमेस्टर ये कोशिश करते हैं कि वो वर्कशॉप्स हो और बच्चों को हम वो हेल्प कर पाएं। इस तरह एक तो बहुत ज़्यादा ही टाइम बचा रहा है फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और जो आपका डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स का, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो उसको कोर्सेज में वैरायटी मिल गई,
लिबर्टी मिल गई कि क्या क्या पढ़ना चाहता है, ये भी पढ़ने का मन है, वो भी पढ़ने का मन है, आर्ट्स में सब कुछ पढ़ लो। लेकिन यूजीसी नेट की हम बात शुरू की है तो यूजीसी नेट का हम बात कर लेते हैं कि बहुत एक पॉपुलर एग्ज़ाम है अपने आप में, और जो भी आर्ट्स पढ़ता है उसमें से 70-80% से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स का मन होता है कि मुझे यूजीसी नेट क्लियर करना है। तो उसके लिए भी आप जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता है, एक तो सब्जेक्ट करिकुलम आपने बता दिया कि वो उसी तरह डिज़ाइन है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, तो उसकी अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ जी, जैसे हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है नेट के एक पेपर में, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी बीए प्लस एमए दोनों पढ़ रहे हैं। उसके सिवा डेटा एनालिसिस है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो प्रॉपर करिकुलम का हिस्सा है। तो बच्चों की जो ट्रेनिंग है थ्रू क्लासरूम टीचिंग, थ्रू एडिशनल असाइनमेंट्स या थ्रू जो भी वो एग्जाम्स यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसके थ्रू वो पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। एंड प्लस जितना भी आपका कोर्स मटेरियल है, जैसे सजेस्टिव रीडिंग्स हो गई, बुक्स हो गई, मटेरियल हो गई, मटेरियल के ऊपर जो है, जो कोर्स स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहता है। क्योंकि अभी जैसे हमारा अगला सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ, बट हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि कोर्स कंटेंट प्रिपरेशन जो है वो चल रही है, और उसको भी उसी फोकस से बनाया जा रहा है ताकि वो हेल्पफुल हो सके बच्चे को फॉर एग्जाम्स। और मैम लाइब्रेरी भी मेंटेन की होगी कि जिसमें यूजीसी नेट से रिलेटेड अलग अलग ऑथर्स की बुक्स वगैरह सब कुछ एक ही जगह मिल जाती हो स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, हमारी लाइब्रेरी यहीं नेक्स्ट फ्लोर पे है, और हर सेमेस्टर में लाइब्रेरी जो है उसकी बुक्स की रिक्विजिशन जाती है, बुक्स की सजेशन ली जाती है। क्योंकि अब मैं इंग्लिश से हूँ, कोई सोशियोलॉजी से है, तो हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है जिस भी फील्ड से, डोमेन से हमारे यहाँ पे है, तो वो अपनी रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ बुक्स एज पर जो क्लास रिक्वायरमेंट्स है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे क्लासरूम फीडबैक की बुक्स अवेलेबल है, कौन सी नई बुक्स चाहिए, तो उसके ऊपर जो है वो फोकस रहता है। तो लाइब्रेरी टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट होती है। मैम ये तमाम चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जब भी हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं या यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मॉक टेस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। प्रिपरेशन हो गई, लेकिन जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट स्टूडेंट देता है वो उतना ही ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं? हाँ, जनरली वो भी जैसे अगर हम कुछ क्लास असेसमेंट्स को जो है मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें, तो उससे बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड भी रहता है, और उससे बच्चा उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करता है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रेनिंग थ्रू असेसमेंट्स या थ्रू जो है क्लासरूम हेल्प, जो भी टीचर जो डिज़ाइन करता है, तो वो हो जाता है। और मैम डिफरेंट हमें अलग डिफरेंट लग रहा है बिल्कुल, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो लोकल गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस, हालांकि हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीयू ने जो अपना एक नाम बनाया, आपके डिपार्टमेंट ने अपना एक नाम, अलग पहचान बनाई है। तो हम ये जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स सिर्फ यहीं पढ़ रहे हैं या फिर उन्हें और स्टेट्स में या फिर इंटरनेशनल पढ़ाई करने का भी मौका मिलता है इसमें? जी, हमारे MOUs हैं। जैसे हमारा एक MOU यूनिवर्सिटी ऑफ जेम्स टाउन के साथ हैं, जिसमें जो साइकोलॉजी के लिए भी है, लिबरल आर्ट्स के लिए भी है कि 2 साल बच्चा यहाँ रहेगा, 2 साल बाहर जाएगा। जैसे अभी हमारे MA इंग्लिश के 4 बच्चे जो हैं वो थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो है वो साउथ कोरिया गए हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो वो 1 सेमेस्टर वहाँ पे लगा के आएंगे, और उनका प्रॉपर सिलेबस का मैपिंग हुई है कि वो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, वो वहाँ क्या पढ़ेंगे, कहीं उनके क्रेडिट का नुकसान तो नहीं होगा। तो वो सारी जो है वो ऑप्शंस बच्चों के पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ बच्चे इंटर्नशिप के लिए डिज्नीलैंड गए, या फॉर एग्जांपल हम सेंटर फॉर लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वो आने वाले समय में होगा। प्लस हमारा जो MOU है कैम्ब्रिज के साथ है, टोस्ट मास्टर्स के साथ है, ड्यूओलिंगो के साथ है। तो ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बेसिकली, क्योंकि लिबरल आर्ट्स एट द एंड ऑफ द डे ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम बदल रहा है। आप देख रहे हैं AI का कितना ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस अब लाइफ में हो रहा है, तो उस हिसाब से हम अपना जो होराइजन है वो वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें MOUs का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है। तो हमारा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, या फिर अगर आप जनरल जो, जैसा कि मैंने बताया कि कैम्ब्रिज के साथ हमारा MOU है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस है, ताकि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो एक स्टूडेंट को मिले। आजकल जब स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स को भी एक ज़रूर उनकी चिंता होती है कि सिर्फ ये हमारा स्टूडेंट जो हमारा बच्चा है वो सिर्फ एक पीस ऑफ डिग्री लेकर ना आए, वो जब फर्स्ट ईयर में एंटर करे और जब फाइनल ईयर में बाहर आए
तो एक उसकी अलग पर्सनैलिटी हो, उसके एक अलग माइंड, मेंटल डेवलपमेंट, हर तरह की उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं भी जॉब्स करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स पढ़ के आप सिर्फ टीचिंग नहीं, कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगेन मैं सेम बात कहूँगी, ये एक ओवरनाइट प्रोसीजर नहीं है कि लर्न कम्युनिकेशन इन 20 डेज। तो अगर जैसा कि आपने कहा कि बच्चा एंटर करता है एक पर्टिकुलर ईयर में और 4 साल बाद जब यहाँ से निकलता है तो उसमें क्या फ़र्क होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे और सॉफ्ट स्किल्स पे, ये दो चीज़ों पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए खैर हमारे पास लैंग्वेज लैब भी है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे करिकुलम का हिस्सा है। हम कोर्स पढ़ाते हैं और कोर्स पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो थियोरी है, थियोरी प्लस प्रैक्टिस, तो जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या इवन क्रिएटिव राइटिंग या क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो ये बच्चों के करिकुलम का हिस्सा है। बट जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स इन डेप्थ की बात करते हैं कि क्या चेंज आया, तो वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे पास जैसे कुछ हम सोसाइटीज़ या क्लब्स रन कर रहे हैं, जैसे सोक्रेटिक सर्कल हमारा एक क्लब है, तो उसका सोल पर्पस ही क्रिटिकल थिंकिंग है। अब क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर आप सोक्रेटिस के टाइम से चलते आए और अभी तक देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत अहम हिस्सा है किसी के भी ओवरऑल डेवलपमेंट का। तो हमारा कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल है वो क्रिटिकल थिंकिंग या जो सॉफ्ट स्किल्स की और चीज़ें हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जैसे 2 डिसिप्लिन्स के बच्चे आपस में काम कर रहे हैं तो उनमें टीम वर्क, लीडरशिप, अडेप्टेबिलिटी, इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर है। जैसे हर क्लासरूम का हिस्सा जो है उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब वो इवेंट्स में भी जा रहा है, वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक्सटेम्परी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारा बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, वो हमारा फंडामेंटल जो है वो अप्रोच है। कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर्स की इतनी अच्छी हैं तो स्टूडेंट्स की तो होती ही होंगी। तो दूसरी बात हम मैम करेंगे, जब आर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई आता है ना, पहले सोच हम बात कर रहे थे बदली है बहुत ज़्यादा, अब तो कॉर्पोरेट में भी जाते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स में जाते हैं। पहले पेरेंट्स को लगता था कि भाई आर्ट्स पढ़ रहा है, नॉन मेडिकल कर, वहाँ जॉब मिल जाएगी ईजिली, मेडिकल करो ईजिली जॉब मिल जाएगी। आर्ट्स के बच्चों को कहाँ कहाँ, जो आपके स्पेशली यहाँ जो स्टडी करते हैं उनकी प्लेसमेंट्स रहती हैं, क्योंकि पेरेंट्स को प्लेसमेंट की टेंशन होती है। प्लेसमेंट्स की टेंशन पेरेंट्स को भी होती है और हम भी प्लेसमेंट पे पूरा फोकस करते हैं। बट जनरली जब आप जो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, अगर हम लिबरल आर्ट्स देखूं, मैं साइकोलॉजी देखूं या फिर एमए इंग्लिश देखूं, तो बच्चे जनरली एक तो हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं, दूसरा रिसर्च के लिए ऑप्ट करते हैं। बट अदरवाइज भी अगर वो इन 2 चीज़ों के लिए ऑप्ट ना करें, स्टिल उनके पास जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल लिबरल आर्ट्स के बच्चे पॉलिसी मेकिंग भी कर सकते हैं, लिबरल आर्ट्स के बच्चे जो है वो मीडिया हाउस में भी काम कर सकते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी अगर कोई पढ़ रहा है तो वो काउंसलर भी हो सकता है, वो इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेलबींग की बात हो रही है। ये सब चीज़ें पहले इतना ज़्यादा फोकस में नहीं थी, बट अब सिंस जो स्किल सेट है वो ट्रांसफरेबल है, वो सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे हमने साइंस में कुछ चीज़ पढ़ी और उसके बेस के ऊपर जो है हम कुछ कर रहे हैं। ट्रांसफरेबल स्किल सेट्स है जो करियर ग्रोथ और लॉन्जिविटी में बड़ी ज़रूरी है। कि अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, एक तो मेरे को सब्जेक्ट स्पेसिफिक आइडिया है, बट उसके बिसाइड्स जो मेरा स्किल सेट है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है या अडेप्टेबिलिटी है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, वो बच्चों को प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग करियर शिफ्ट कर रहे हैं, पहले इतना नहीं होता था, बट अब स्किल सेट हम ऐसा ऑफर कर रहे हैं कि आपके लिए वही सेम स्किल सेट के साथ अगर आप कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस करें तो यू कैन इजीली स्विच। तो वो करियर ग्रोथ और लॉन्जिविटी के पर्सपेक्टिव से जो है आई थिंक हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ये सारा जो है स्किल सेट्स ऐसा बनाने का कि बच्चे को जो है आगे प्लेसमेंट या जॉब किसी में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे आजकल फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो बच्चे कम्युनिटी सेंटर्स में
काम कर रहे हैं, बच्चे काउंसलिंग सेल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो वो सोशली या साइकोलॉजिकली अवेयर स्टूडेंट्स हम रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोसाइटी में और अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल दोनों पे जो है वो काम कर सकते हैं। सेम अगर लिबरल आर्ट्स का आप देखें तो वहाँ पे भी बच्चे कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, बच्चे जो है मीडिया हाउसेस के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपना इंटर्नशिप किया, वो बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। तो वो जो स्किल सेट के ऊपर फोकस है वो हमारा इस हिसाब से है कि बच्चे को करियर ग्रोथ में कहीं रुकावट ना आए। बिल्कुल मैम, अपने हम न्यूज़ चैनल्स में भी हम देखते हैं ना, तो वहाँ भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हर न्यूज़ चैनल में हमें मिले जाते हैं। आजकल इवन अगर आप पॉपुलर मीडिया हाउसेस देख ले, सिंस आपने मीडिया की बात की, मीडिया हाउसेस देख ले या जो इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स बहुत लोग रन कर रहे हैं, बिकॉज ये ट्रेंड बन गया है और फ्रीडम भी है इसमें। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स से हैं, एज रिसर्च असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, एज पॉलिसी एनालिस्ट काम कर रहे हैं, एज रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। बहुत बड़े मीडिया हाउसेस में लिबरल आर्ट्स के अंडर ग्रेजुएट्स जाके एज रिसर्च असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं या रिसर्चर काम कर रहे हैं। हम फील करते हैं मैम कि फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है बच्चे को। आप फील करते हैं जब हमें मीडिया में भी क्वेश्चंस करने होते हैं, हम पॉलिसी मेकर्स के पास जाते हैं, हम अगर नेताओं के पास जाते हैं, पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, हर स्पोर्ट्स वालों के पास जाते हैं, तो जब ये सब आपने डिफरेंट कोर्सेज पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट लगता है। क्वेश्चंस उसकी तभी होंगे उसके पास जब उसने पढ़ा होगा वो सब, ऑब्वियसली। और दूसरा ये एक चीज़ है कि हम जनरली जब हम आर्ट्स की बात करते हैं, जैसा कि आपने बोला, बड़ा स्टीरियोटाइप है आर्ट्स के रिगार्डिंग कि क्या ही कर रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है। क्योंकि अब आजकल के टाइम में भी जब आप आर्ट्स को वैल्यू करेंगे साइंस को बेंचमार्क बना के, तो वो नहीं हो सकता। आर्ट्स की, लिबरल आर्ट्स की स्पेशली, जो प्रैक्टिकल नेचर है वो साइंस से डिफरेंट है। तो इसमें प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि लैब में कुछ हो रहा है, जैसे कि हम साइंस में बोलते हैं वहाँ लैब लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लिबरल आर्ट्स की जो नेचर ऑफ प्रैक्टिकलिटी है वो अलग है, वो समझने की हमें ज़रूरत है। तो उससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लिबरल आर्ट्स जो है किस तरह का सब्जेक्ट है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी और है, प्रैक्टिकलिटी की ओर। अगर नॉन मेडिकल की बात करें, मेडिकल की बात करें, वहाँ लैब्स अलग होती हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं केमिकल लैब्स में, ना फिजिक्स की लैब है, वहाँ अलग अलग मीटर्स के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं। जो यहाँ आपके डिपार्टमेंट की लैब्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, वो तो तमाम लैब्स होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ थोरेटिकल ना पढ़कर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उनका अलग डेवलपमेंट होता है। हमारा जो प्रैक्टिकल जो कंपोनेंट है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, उसका लैब से प्रैक्टिकल जो उसका कंपोनेंट है उसका रिलेशन सिर्फ लैब के अंदर नहीं है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब हमारे लिए ये है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा केस स्टडी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, जैसे हम सोशली रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं। तो जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या और डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वो फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो फील्ड स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बीए सोशल वर्क का तो पूरा कोर्स ही इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि बच्चे फील्ड वर्क के लिए जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल का मतलब जो है वो फील्ड में जाना भी हो सकता है, इंटर्नशिप भी हो सकता है, वो इवन एप्लीकेबिलिटी जो आपने सीखा उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने टॉक करवाई न्यूक्लियर आर्सेनल पे। अब वहाँ से वो जो सीखे या क्लास में जो सीखे, उसके बाद उसको आप प्रैक्टिकल पॉलिसी पे कैसे अप्लाई कर रहे हो फॉर एनालिसिस। तो वो बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो वो सिर्फ लैब से सीमित नहीं है। अब आर्ट्स की बात करें जाए ना, आर्ट्स के स्टूडेंट के पास यूपीएससी, नेट, कॉर्पोरेट में जाना, कंटेंट क्रिएटर, आपने तमाम चीज़ें बताई। अब तो जितनी सोचे उतनी कम है, बहुत ज़्यादा है। पहले लगता था कि आर्ट्स एक नैरो है, लेकिन आर्ट्स का इतना वाइड आजकल जो हो गया है कि जितना मर्जी आप जहाँ एक्सप्लोर करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपने ये चीज़ें बता दी, लेकिन एक लोकल कॉलेज से अगर आपने यहाँ सीयू का जो आपका ये डिपार्टमेंट है लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी का, इसको इन शॉर्ट पेरेंट्स को स्टूडेंट्स दोनों को समझाना हो, तो इन शॉर्ट सब क्या बताएंगे कि लोकल कॉलेज से कैसे डिफरेंट है? लोकल कॉलेज से ऐसे डिफरेंट है क्योंकि हमारे जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं या जो डिसिप्लिन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आपके बच्चे के पास अपना क्रिएटिव या क्रिटिकल जो एबिलिटी है उसको नर्चर करने की बहुत ज़्यादा स्पेस है।
क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन स्पेसिफिक में जाते हैं, बच्चा सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ रहा है या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और उसको उतना पढ़ाया जा रहा है, बट यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन में है तो थिएटर का ऑप्शन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का ऑप्शन है, या फॉर दैट मैटर हम कुछ ऐसे इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें उसको नेशनल इंटरनेशनल दोनों एक्सपोजर मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अभी लिटवर्स हुआ, तो लिटवर्स में हमारे पास फिल्म से लोग आए, हमारे पास जो है आर्मी से लोग आए वॉर एंड लिटरेचर की बात करने के लिए। अब देखिए वॉर एंड लिटरेचर की बात करने के लिए हमारे पास राइटर्स के साथ साथ कोई आर्मी जो है पर्सनल आ रहा है, या फॉर एग्जांपल फिल्म के लिए बात करने के लिए हमारे पास इस बार मधुर भंडारकर आए थे, या एक पॉपुलर जो है मीडिया आउटलेट जो है ऑन फिल्म्स ह्यूमंस ऑफ सिनेमा, सो उससे लोग आए थे, जिससे बच्चे को एक जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है अबाउट सर्टन थिंग्स। सो वो जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है कि आपके अंदर क्रिएटिव क्रिटिकल या जो भी एबिलिटी है या जो भी डिज़ायर्स है, जैसे बच्चे के ऊपर आजकल के टाइम पे आप करियर फोर्स नहीं कर सकते, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। मैम आपसे एक मेरा और क्वेश्चन रहेगा, माइलस्टोन होता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके जर्नल्स पब्लिश हों, नेशनल इंटरनेशनल, उनके पेपर्स रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हों, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। जब किसी का होता है रिसर्च पेपर तो उसके सीवी में अलग झलकता है कि इसका जर्नल पब्लिश हुआ है, नेशनल हुआ है, इंटरनेशनल हुआ है। तो आपके यहाँ के स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, और उसके लिए डिपार्टमेंट क्या हेल्प करता है? रिसर्च क्योंकि आजकल के टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में रिसर्च का फोकस जितना फैकल्टी पे है उतना ही बच्चों पे भी है। तो हमारे यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है रिसर्च को लेके वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आया, चाहे बीए में आया, एमए में आया, साइकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में आया, तो हमारे रिसर्च ग्रुप्स हैं, जैसे 2 या 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, तो उसमें वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। अब वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बेस पे हमने मेंटोर्स अलॉट किए हैं। तो मेंटोर्स जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि बच्चा अगर 3 साल यहाँ पे है तो उसका रिसर्च आउटपुट या रिसर्च एंगेजमेंट हो पाए, जिसके लिए करिकुलम में रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट भी है, डेटा एनालिसिस का सब्जेक्ट, तो करिकुलम और अदरवाइज तो रिसर्च के ऊपर जो है हमारा फोकस है। बिसाइड्स जैसे एमए में बच्चे हैं, उनके लिए डिजर्टेशन 4th सेमेस्टर में सबमिट करना कंपलसरी है, बट उसको सबमिट करने के लिए उनका रिसर्च प्रेजेंटेशन और रिसर्च पब्लिकेशन वो मैंडेटरी है। बट वो ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर 4th सेमेस्टर में ये फोर्स कर रहे हैं कि आप करो, हम उनको 2nd सेमेस्टर से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और 2nd सेमेस्टर से शुरू होते होते वो लास्ट के सेमेस्टर तक आके दे आर वेल वर्स्ड इन रिसर्च। तो उनकी फाउंडेशन ऐसी है कि वो आगे जाके जो है इजीली पब्लिकेशन कर सकते हैं। बिसाइड्स नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स की बात करें, जैसे हमारे कुछ एमए के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स के जैसे एज असिस्टेंट एडिटर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ब्राइट है, फास्ट लर्नर्स है, तो हम उनको बेसिकली प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऑप्शन जो है वो हमारे पास है फॉर बीए स्टूडेंट्स एंड फॉर एमए स्टूडेंट्स। बहुत धन्यवाद मैम। तो वरुणा मैम ने हमें बहुत ही बारीकी से बताया, और हमने भी हर क्वेश्चन इसलिए किया है, बहुत ही बारीकी से किया है, ताकि पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन भी ऐसा ना बच जाए जो क्लियर ना हो। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का तो अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान है ही, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है यहाँ का, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, उसमें कितना कुछ पैकेज, एक फुल पैकेज स्टूडेंट को मिल रहा है। और पहले की तरह आर्ट्स जो है वो एक बिल्कुल नैरो सोच नहीं रखी है लोगों ने। अब लोगों को पता है, आपको भी पता है, लेकिन और हमने भी बड़ी बारीकी से बताया कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स जा सकते हैं, कि ये नहीं है कि आप नॉन मेडिकल ही पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है। अगर स्टूडेंट का आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके पास भी बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटिंग में जा सकता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, मीडिया इंडस्ट्री में जा सकता है, कॉर्पोरेट में जा सकता है। और हम तो नाम लेते थक नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है आर्ट्स का। तो आप भी अपने जो है एक बढ़िया भविष्य देखते हैं तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो ये डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स, नाम में ही लिबर्टी है। जब नाम में ही लिबर्टी है और आपको पढ़ने में लिबर्टी मिल रही है, और यहीं आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी और तमाम चीज़ें, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ इन्हांस हो रही है, आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल कुछ बचता नहीं है। तो आपको यहाँ आकर बहुत बढ़िया भविष्य मिलने वाला है। और अब बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बहुत
ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस में हो, तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें आ रही हैं। अब जो यहाँ का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, हम उनसे बात करेंगे कि एक बच्चे को, जो स्टूडेंट इनके पास आता है, उसे टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल करवाया जाता है। चलिए आइए बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, पूजा जायसवाल जी, ये हैं, बात कर लेते हैं। मैम, दैनिक सवेरा में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और बात करें हम साइकोलॉजी की, एक स्टूडेंट जिसको मन है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि अपनी लाइफ में भी वो काम आती है, और उसके बाद में अलग बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी की काउंसलर्स बन सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनने तक का जो सफ़र है, एक स्टूडेंट आ गया, रो स्टूडेंट आ गया, बिल्कुल रो आ गया, उसको साइकोलॉजिस्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या आपके पास करिकुलम है यहाँ पर, और क्या क्या लैब्स भी हैं, हम जहाँ खड़े हैं, लैब्स का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, पहली बात तो सर कि हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो है मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड बैचलर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई एक रॉ स्टूडेंट आ जाए या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए जिसने साइकोलॉजी कभी ना पढ़ी हो, दे आर ऑल्सो वेलकम इन आर डिपार्टमेंट। हमारे जो मास्टर साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं उसमें प्री रिक्विजिट ऐसे बने हुए हैं जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अदर डिसिप्लिन के भी बच्चे आ सकते हैं। बाकी बैचलर्स में भी अगर +2 में उनके पास साइकोलॉजी थी, दे आर ऑल्सो वेलकम। अगर नहीं थी तब भी, क्योंकि हमारा जो बैचलर्स का करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बच्चे जिनका साइकोलॉजी में कोई बैकग्राउंड ना हो वो भी अच्छे से समझ सकें। और ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्रेसिव होता है, तो शुरुआत में बहुत बेसिक से पेपर्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप अलग अलग जो सब डोमेन हैं उसमें, अब जैसे दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि क्या क्या और स्कोप्स है, तो अब जैसे आजकल वैसे साइकोलॉजी डेली लाइफ के लिए भी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही डिमांड जो आजकल हमारा ग्लोबली अक्रॉस इंडिया या फिर हम रूरल एरियाज़ में देखें, अर्बन एरियाज़ में देखें, तो हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेशनल्स की भी डिमांड है। एंड साइकोलॉजी डज नॉट ओनली मेक यू गुड प्रोफेशनल बट ऑल्सो अ गुड पर्सन। आपकी साइकी जानोगे आप तो आप बेहतर इंसान बन सकते हो, बेहतर नागरिक बन सकते हो। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ फील्ड वेयर यू विल बी गेटिंग अ गुड जॉब, गुड सैलरी, बट ऑल्सो यू विल बी बिकमिंग अ गुड पर्सन। और ये हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि UGC का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस में नहीं होती है साइकोलॉजी, वो उसको मान्यता नहीं है इंडिया में। तो साइकोलॉजी रेगुलर ही पढ़नी पड़ती है, और रेगुलर जब पढ़नी पड़े तो उसके लिए ट्रेन टीचर्स, बढ़िया टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स होना, लैब्स का होना, क्योंकि काउंसलिंग जो करनी है वो एक प्रैक्टिकल वर्क है मैम। तो थ्योरेटिकल से हटकर तो कैसे काउंसलिंग करनी है, जब कोई क्लाइंट आया, जब साइकोलॉजिस्ट बन गया स्टूडेंट, तो कैसे उसकी काउंसलिंग करेगा, और या कैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है जो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए, क्योंकि हम जाते हैं इवन कोई टेस्ट करवाने जाता है, इवन HIV/AIDS टेस्ट करना हो, वहाँ काउंसलर्स होते हैं ताकि उस पर कोई बर्डन ना हो, उसका बर्डन, मेंटल बर्डन कम करते हैं। और भी हम कई जगह जाते हैं, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं, तमाम काउंसलर्स हैं। तो एक बार हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बता दिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज इसके लिए रहती है, और प्रैक्टिकली कैसे तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो जैसे हमारे पास जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं, पहली बात तो आप कह रहे हैं कि हम थ्योरेटिकल के अलावा और क्या क्या कराते हैं। तो थ्योरेटिकल जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग मेथड या पेडागोजिकल अप्रोच जो हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं। हमारे उसमें होते हैं केस स्टडी मेथड्स। उसमें होता है कि हम एक केस को प्रेजेंट करते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं कि इसको एनालाइज करो, है ना। उसके अलावा हमारे रोल प्लेज होते हैं जिसमें 2 बच्चे रोल प्ले करेंगे, केयर गिवर और पेशेंट का, 2 बच्चे काउंसलर का। तो वैसे हम लोग सिर्फ थ्योरी में अगर हमने पढ़ा दिया, जैसे कि हमारा एक अप्रोच होता है जिसे कहते हैं हम CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच, तो उसमें बता दिया कि ये टर्म्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट या क्लाइंट आए तो आप उससे पहली बार में कैसे बात करेंगे, आप उनके साथ रैपो कैसे बिल्ड करेंगे। थेरेपी देना भी सिखाया जाता है। हाँ। जैसे OCD है किसी को, या तमाम चीजें, उसे कोग्निटिव थेरेपी देनी है, वो कैसे देनी है, सब सिखाया। हाँ, ये हम सारा रोल प्ले में करके दिखाते हैं उन्हें कि आप ऐसे बोलेंगे, सामने से ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चे हमारे करिकुलम का पार्ट है इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप, सोशल इंटर्नशिप,
इसके अलावा फील्ड प्रोजेक्ट, जैसे अभी हमारी एक बच्ची रिसर्च की ताइपा यूनिवर्सिटी से रिसर्च में इंटर्नशिप करके आई है पूरे 1 सेमेस्टर के लिए। फिर हमारे यहाँ पे जैसे टाई अप्स भी है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। समर इंटर्नशिप जो कि 30 दिन से 45 दिन का होता है, उसमें बच्चे अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग सेटअप्स में, अब जरूरी नहीं है कि सारे साइकोलॉजी के बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल वाले फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो बहुत सारे बच्चे HR में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, ये सब अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप करके आते हैं। तो जैसे आप पहले कह रहे थे कि मैरिटल काउंसलिंग हो गई, चाइल्ड काउंसलिंग हो गई, तो वैसे ही साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंडर में बहुत सारे सब डोमेन्स आते हैं। स्कूल काउंसलिंग और साइकोलॉजी स्पैन्स फ्रॉम 0 टू टिल डेथ, है ना, कि आप 0 से 5 ईयर्स का, 5 ईयर से 10 ईयर का, और ये जब हमारे एज बढ़ते जाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग बढ़ती जाती हैं। तो हर एक फील्ड के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे जो ओल्ड एज के लिए साइकोलॉजिस्ट है उन्हें हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं, उसकी अलग स्पेशलाइजेशन है। आप कह रहे थे HIV एड्स, हर एक अभी तो जैसे मैंडेटरी हो गया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का होना मैंडेटरी है। वैसे ही जैसे कि आप कैंसर इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वहाँ पे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है। आप मैटर्निटी वार्ड में जाइए, वहाँ पे भी काउंसलर अवेलेबल है। नाउ ऑल दीज आर सब स्पेशलाइजेशन जो आप मास्टर्स साइकोलॉजी और मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। बात करें, तमाम आपने बताया कि कैसे स्टूडेंट को प्रैक्टिकली तैयार किया जाता है, लेकिन साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लैब में खड़े हैं, लेकिन पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की एक साइकी होती है कि मैंने पढ़ लिया, मैं बढ़िया साइकोलॉजिस्ट बन गया, डिग्री मेरे हाथ में आ गई। हालांकि करियर की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट है वो प्लेसमेंट्स में कैसे हेल्प करता है? सर अभी जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि ये मैंडेटरी हो गया है पहले तो काउंसलर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रखना। दूसरी चीज़ जो आप बता रहे थे, ये ऑनलाइन वाला पार्ट अब हट गया है ना। UGC के जो नए NEP आए हैं उसके तहत अब ये रेगुलर आपको पूरे 2 साल या 4 साल का जो भी डिग्री है वो करना पड़ता है। अब उस दौरान में जैसे अभी हमारे लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट सेमेस्टर में ही जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो अगर वो बैचलर्स के हैं, उन्होंने 7 सेमेस्टर यहाँ पे करा है, 8वें सेमेस्टर में ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। मास्टर्स के भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉग्निजेंट में गए हुए हैं, एस्ट्रोटॉक में गए हुए हैं। एस्ट्रोटॉक जो कि एस्ट्रोलॉजी और इन सब से रिलेटेड है, वहाँ पे भी साइकोलॉजी का स्कोप है, तो दे हैव गॉन देयर ऑल्सो। उसके अलावा 2 बच्चे हैं जो फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में अभी प्लेस हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में भी उनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं हमारे। थैंक यू सो मच मैम। तो पूजा जायसवाल मैम ने बताया कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो CU का, उसमें कितना अच्छा पढ़ाया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली तैयार किया जाता है स्टूडेंट को, तो कि वो बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट बनकर बाहर जाए यहाँ से। तो कुल मिलाकर बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसका अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है, तो उसका हम जो डिपार्टमेंट आपको दिखा रहे थे, ये डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी। तो कितनी बारीकी में हमने आपको जाकर बताया, एक भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके माइंड में रहा नहीं होगा। बाकी तो एडमिशन प्रोसेस से लेकर क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या प्लेसमेंट्स के लिए रहता है, तमाम चीज़ें हमने आपको क्लियर की। तो आप एक बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो ये डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी का, यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अंकुश कोहली, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।